नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हाल ही में आप सब लोगों ने छात्रावास अधीक्षक परीक्षा हॉस्टल वार्डन की जो परीक्षा हुई थी अच्छे से दी होगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया होगा। सामान्यतः मेरी आदत है कि राज्य स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, मसलन सीजीपीएससी, व्यापम या कोई अन्य परीक्षा, मैं उसके प्रश्न पत्र को गहराई से विश्लेषण करता हूँ। यहाँ बताने वाली रोचक बात है कि मैं प्रश्न या सवालों के सही उत्तर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, इस पर मेरा उतावलापन थोड़ा कम होता है। स्वाभाविक सी बात है कि मैं अभ्यर्थी नहीं हूँ, इसके परिणाम मेरे जीवन पर असर नहीं डालने वाले हैं। लेकिन ये बात आप सब लोगों के साथ नहीं है। ओएमआर सीट पर लगाए गोले आपके भविष्य को कुछ हद तक, या यूं कह सकते हैं कि बहुत हद तक निर्धारण करेंगे। इसलिए सही उत्तर तक पहुंचना, सही जवाब को ढूंढना आपकी मजबूरी भी है। इसका फायदा अधिकांश इस फील्ड के यूट्यूब क्रिएटर उठाते हैं। आपने देखा होगा कि परीक्षा संपन्न होने के 10 मिनट के भीतर पेपर सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पर। चूंकि मैं आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षाओं के पुस्तकों के लेखक बतौर जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे प्रश्नों का बारीकी से विश्लेषण करूं, ताकि आने वाले समय में अपने पुस्तकों के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि आप बेहतर स्कोरिंग कर सकें परीक्षा में। आज चर्चा करते हैं छात्रावास अधीक्षक पेपर की। पेपर के प्रश्न औसत स्तर के थे। वहीं गणित सेक्शन के प्रश्नों में कई अभ्यर्थी उलझ गए। गणित विषय वालों के लिए, मैथमेटिक्स विषय वालों के लिए प्रश्न थोड़े आसान ही थे, लेकिन अन्य विषयों के जो अभ्यर्थी थे उनके लिए कुछ प्रश्न गणित के कठिन थे, मैथमेटिक्स के जो प्रश्न थे वो थोड़े से हार्ड थे। इनमें से कई प्रश्न और उनके विकल्पों में व्यापक खामियां हैं। ये खामियां मुझे जिस दिन पेपर संपन्न हुए उस दिन शाम को एनालिसिस करते वक्त पता लग गया था। लेकिन मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ, और स्वाभाविक सी बात है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बायोलॉजी विषय चुनना पड़ता है, जीव विज्ञान विषय चुनना पड़ता है। मैं गणित का उच्च कक्षाओं में अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैंने इसके विषय विशेषज्ञों से बात करके इस संबंध में निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है। मैंने सोशल मीडिया पर इस पेपर के सवालों में हुई गलतियों पर सर्च करने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ खास मिला ही नहीं। खास क्या, थोड़ा बहुत भी नहीं मिला। चलिए सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करते हैं। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के गणित सेक्शन में मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था उसमें एक प्रश्न आया था, एक क्वेश्चन आया था कथन और कारण वाला, जिसमें कथन और कारण दिए हुए थे। आपको सही विकल्प का चयन करना था। कथन था, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। इसका कारण था, जो कारण उसमें दिया हुआ था, घन का क्षेत्रफल एक क्यूब होता है यदि उसकी भुजा ए है। इसका पहला विकल्प था, जो उसमें 4 विकल्प जिसमें से आपको सही उत्तर चयन करने थे, उसका पहला विकल्प था जो कि ए नंबर पर था, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण ही कथन का सटीक उत्तर है। दूसरा विकल्प बी कुछ इस प्रकार से था, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन का सटीक उत्तर है। सी विकल्प कहता है कथन सत्य है पर कारण गलत है। वहीं डी विकल्प कहता है कथन गलत है पर कारण सत्य है। इस तरह से ये 4 विकल्प हुए। आप पेपर देख सकते हैं। अब इसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। आप कथन को देखिए। कथन कहता है कि किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। यह पूर्णतः गलत है। किसी भी घन का आयतन उसकी भुजा को 3 बार गुणा करके निकाला जाता है, जबकि किसी घनाभ का आयतन उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके निकाला जाता है। घन और घनाभ दोनों 3 डायमेंशनल आकार के हैं, जिनमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कथन पूर्ण रूपेण गलत है। जो कथन दिया हुआ है वो गलत है, असत्य है। अब कारण पर आते हैं। कारण है घन का क्षेत्रफल ए क्यूब होता है यदि उसकी भुजा ए है।
आप लोग जानते ही होंगे, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के सभी 6 फलकों के द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल होता है। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6a², जहां a घन की भुजा की लंबाई है। अब देखिए, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। मतलब कथन और कारण दोनों गलत हैं। विकल्पों पर गौर करें, चॉइस पर गौर करें, तो चारों विकल्प A, B, C और D में कहीं भी ऐसा तथ्य नहीं लिखा है कि कथन और कारण दोनों गलत हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह सवाल निष्कर्षहीन है, सवाल गलत ही है। अब एक दूसरा सवाल लेते हैं। एक सवाल आया था, निम्न में से कौन सा ठोस है, सॉलिड है? 4 चीज दिया हुआ था उसमें, आपको याद भी आ रहा होगा या पेपर देख लीजिए आप। घन, बेलन, खोखला बेलन और गोली छल्ला। इसमें से आपको चुनाव करना था, इसमें से आपको चॉइस करना था कि कौन सा ठोस है, कौन सा सॉलिड है। फिर इस आधार पर A, B, C, D इस विकल्प दिया गया था, उसके आधार पर आपको चयन करना था कि A, B, C, D ऐसा। अब इसका विश्लेषण करते हैं। देखने में सवाल साधारण सा प्रतीत हो रहा है। अगर आप बचपन में जो पढ़े हैं ठोस, द्रव और गैस वाली स्थितियों के आधार पर, और उस आधार पर अगर विचार कर रहे हैं, तो चारों आइटम आपको ठोस लगेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले घन का देखते हैं। घन एक ठोस आकार है जिसमें 6 वर्गाकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। एक घन की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है और सभी फलक 90 डिग्री के कोण पर मिलते हैं। इस तरह से घन ठोस आकृति हो गया। दूसरा देखते हैं बेलन, जो कि दिया हुआ है। बेलन एक त्रिआयामी 3 डायमेंशनल ठोस आकृति है जिसमें 2 समान गोलाकार आधार होते हैं जो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर एक घुमावदार सतह से जुड़े होते हैं, जो बेलनाकार की ऊंचाई होती है। यह भी ठोस हुआ, सॉलिड हुआ। अब तीसरा देखते हैं, खोखला बेलन। यह तो एक त्रिआयामी आकृति है, 3 डायमेंशनल, जिसका आधार 2 समांतर वृत्ताकार होता है और उन्हें जोड़ने वाली एक वक्र सतह होती है। डीप इंजीनियरिंग में अगर जाएं, डीप मैथमेटिक्स में अगर जाएं, तो यह ठोस आकृति नहीं मानी गई है। इसके बाद आते हैं वृत्ताकार वलय। यह एक ठोस वस्तु है जिसका संपूर्ण शरीर में द्रव्यमान का वितरण निरंतर होता है। हालांकि वृत्त, सर्कल, जो कि एक वलय का आकार है, एक ठोस आकार नहीं माना गया है। ठोस आकार त्रिआयामी होता है, 3 डायमेंशनल होता है, जबकि वृत्त 2 डायमेंशनल है, द्विआयामी है और सपाट होता है। इस तरह से देखा जाए तो उपयुक्त सवाल में A, B और D ठोस है और ऐसा विकल्प सवाल में है ही नहीं, इसलिए यह सवाल भी निष्कर्षहीन है। अब एक और सवाल की बात करते हैं। एक सवाल था, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनकी फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। बेलन, घन, शंकु और गोला, इस तरफ से जो फलक हैं वो दिए हुए थे। अब फलक किसे कहते हैं, इस पर गौर करें। सपाट सतह जिसमें किनारे हों उसे फलक कहते हैं। इस तरह से देखा जाए तो घन का 6 हो जाएगा, बाकी का आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो समस्या है वो गोले की है। जब गोले की बात आएगी तो इसमें कोई फलक नहीं होता है, इसमें सतह होता है जिसे सरफेस कहते हैं। डीप मैथमेटिक्स में जाएं या डीप इंजीनियरिंग में जाएं तो फलक अगर गोले में मानना है तो इसे वक्री फलक कहेंगे, कर्व्ड फेसेस कहेंगे। इस तरह से गोले के लिए 0 का ऑप्शन होना था, जो कि सवाल के विकल्प में प्रदर्शित ही नहीं है। इंटरनेट के आधार पर या विश्वसनीय साइटों पर कहीं गोले का एक फलक बताया गया है तो कहीं कहीं 0, मतलब कोई फलक नहीं होता, यह बताया गया है। एनसीईआरटी की अगर पुस्तक की बात करें तो एनसीईआरटी की पुस्तकों में पूरे गोले का फलक नहीं बताया गया है, बल्कि गोले को बीच से काटने पर जब वह 2 भागों में बढ़ जाता है, उसे हेमिस्फीयर कहते हैं, उसका फलक बताया गया है। और यह कहा गया है कि गोला एक सपाट फेस है और उसका एक वक्री फेस है इस हेमिस्फीयर में। एक और सवाल को लेते हैं जिस सवाल पर मीम्स बन रहे हैं आजकल। वह सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? 4 विकल्प दिए हुए थे, कद्दू, आलू, पत्ता गोभी और गाजर। एक अनुमान के अनुसार अधिकांश अभ्यर्थियों ने आलू को चुना है। इंटरनेट पर सर्च करते हैं, गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो पता चलता है कि कद्दू राष्ट्रीय सब्जी है। लेकिन मैं बता दूं कि किसी शासकीय रूप में आज तक राष्ट्रीय सब्जी की घोषणा नहीं की गई है। यह बोलचाल में मान लिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की भी घोषणा नहीं की गई है। हॉकी तो पड़ोसी मुल्क, हमारा पड़ोसी जो मुल्क है पाकिस्तान, उसका राष्ट्रीय खेल है। लेकिन एक समय मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी में भारत लगातार जीत दर्ज कर रहा था, हमारा देश लगातार जीत दर्ज कर रहा था,
तो प्रसिद्धि के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल जनता और मीडिया ने बोलचाल में बना दिया और आज तक चल रहा है। इस तरह से देखा जाए तो यह सवाल भी सटीकता और प्रामाणिकता के पैमाने पर किसी भी तरह से खरा नहीं उतर रहा है। अब एक सेक्शन था, उसमें राज्यों की सामान्य जानकारी। उस सेक्शन के एक सवाल है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न था कि निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। सवाल एकदम सही है, विकल्प भी एकदम सही है, समस्या भाषिक है। मैं भाषिक त्रुटि की ओर इशारा करना चाहूंगा। जिस स्तर की यह परीक्षा है और व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उग्रवादी शब्द राष्ट्र विरोधी आतंकवादी क्रियाकलापों हेतु बोलचाल में प्रयुक्त होता है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा का एक कालखंड है, एक समय है, उस परिप्रेक्ष्य में उग्रवादी शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें उग्रवादी के साथ उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा या उग्रवादी राष्ट्रवादी विचारधारा या उग्र विचारधारा यह शब्द का उपयोग करते तो यह सही वाक्य बनता। साधारण सी बात को सोचिए, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ने को दिया जाए और नीचे के विकल्प जिसमें हमारे राज्य के महापुरुषों के नाम लिखे हैं उसको छुपा दिया जाए तो आप उग्रवादी विचारधारा से, उस शब्द से आप क्या समझेंगे? चलिए, मैंने प्रयास किया है छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के पेपर में जो सवाल विलोपित होने योग्य हैं या फिर दावा आपत्ति हेतु प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उन पर विश्लेषण कर प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी आपको उपलब्ध कराने का आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए आभार। किन विषयों पर आप मेरे साथ चर्चा में भाग लेना चाहते हैं कमेंट्स सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए, बेहतर भविष्य आपकी प्रतीक्षा में है। नमस्कार।